गुड इवनिंग फ्रेंड्स, इवनिंग रैप अप ऑफ इंडियन स्टॉक मार्केट में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में आज हम करेंगे और आज मैं आपको बताऊं कि आज मार्केट की परफॉर्मेंस कैसी रही। मार्केट की परफॉर्मेंस बहुत ही खतरनाक रही और इसीलिए आज का जो हमारा वीडियो है, ये जो वी लॉग है, वो लंबा होने वाला है। तो अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लीजिए आप, क्योंकि आज बहुत सारे इवेंट्स हुए हैं जिसने इंडियन स्टॉक मार्केट को एक नए लो लेवल के ऊपर लेके गए हैं। तो मार्केट की परफॉर्मेंस थी आज नेगेटिव 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 नेगेटिव, और आपको इस लेवल की नेगेटिव 13 इंडिसेस हैं निफ्टी के अंदर। निफ्टी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है इंडिया की, वहां पे 13 इंडिसेस हैं। 13 आउट ऑफ 13 वर इन नेगेटिव, सारे नेगेटिव में। तो सारे के सारे इंडिसेस नेगेटिव में कैसे रहे, उसके कारण क्या थे, तो आइए उनको डिस्कस करते हैं। सबसे बड़ा कारण जो आज बताया जा रहा है, लेकिन इस पे एक बहुत बड़ी कॉन्ट्राडिक्शन है, ट्रम्प्स टैरिफ ऑन स्टील एंड एल्यूमिनियम। अब यहां मैं बताना चाहता हूं ये कंट्री स्पेसिफिक नहीं है, इस कॉन्सेप्ट को मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। नंबर वन उनका क्या आया है? नंबर वन उनका आया है कि ट्रम्प साहब ने टैरिफ लगाए हैं। टैरिफ किसके ऊपर? स्टील एंड एल्यूमिनियम। और उन्होंने कितना परसेंट लगा दिया? 25%। सीधा लॉजिक है इसमें कि अगर $100 में पहले इंपोर्ट होके आता था स्टील वहां पे, अब वो $125 का होगा। और उन्होंने कैलकुलेट करके रखा है जो यूएसए का जो स्टील है वो समवेयर अराउंड $110 के आसपास यूएसए में मैन्युफैक्चर होता है। तो उससे क्या है कि लोग किस चीज को प्रेफर करेंगे? लोग प्रेफर करेंगे वहीं अमेरिका का बना हुआ स्टील। ये इनका बेसिक आइडिया है। यहाँ पे जो स्टील की गेम है, यूएस अमेरिका का जो 100% स्टील है, इसमें से 75% वो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस करते हैं। डोमेस्टिकली प्रोडक्शन, ये आप याद रखिए, वो अपने यहीं बनाते हैं। 25% वो इंपोर्ट करते हैं। अब मुद्दा उठता है कि ये उनके ऊपर लगेगा ना जहां से वो इंपोर्ट करते हैं। तो अमेरिका का जो सबसे बड़ा इंपोर्ट करने वाले हैं, नंबर वन के ऊपर वो जो इंपोर्ट करते हैं वो है मेक्सिको से। नंबर टू के ऊपर कनाडा से करता है। कौन? यूएस से। ये यूएस से इन लोगों से इंपोर्ट करता है। नंबर तीन है उसका यूरोप के जो उसके एलाइज हैं, जिसमें मेनली जर्मनी है। फाइनेस्ट क्वालिटी ऑफ स्टील याद रखिए अमेरिका में जर्मन एक्सपोर्ट करता है। और चौथे नंबर के ऊपर आता है जापान। पांचवें के ऊपर आता है कोरिया, साउथ कोरिया। ये सप्लायर है स्टील टू यूएसए। कुछ हद तक इंडिया भी आता है टॉप 10 के अंदर, पर हमारा बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट नहीं है अमेरिका। आज की इस न्यूज को भारत को इस मास लेवल के ऊपर रिएक्ट नहीं करना चाहिए। ये बेसिक कारण नहीं है। आप जितने भी न्यूज चैनल देखेंगे, जितने भी आप फाइनेंशियल न्यूज़पेपर देखेंगे, सब आपको ये रीजन बता रहे हैं। ऑनलाइन स्टॉक गुरुकुल का हमारा मानना है ये एक रीजन है, पर ये टॉप रीजन नहीं है। जो टॉप रीजन है, ये आप इस लिस्ट के अंदर आइए, ये टॉप रीजन है। टॉप रीजन इज दिस, इसीलिए मैंने इसको सर्कल में बनाया है। स्ट्रेच्ड वैल्यूएशन ऑफ इंडियन इक्विटीज। ये कॉन्सेप्ट मैं आपको बहुत डिटेल में समझाना चाहता हूं। स्ट्रेच्ड वैल्यूएशन का मीनिंग क्या हुआ? प्राइस टू अर्निंग रेशो जो कि बहुत हाई है, 50 के अराउंड है। जो इंडिया की कंपनीज हैं, जो मेन बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, वो 50। और उन इनमें भी जो मिड कैप है और स्मॉल कैप है, दे आर ग्रेटर देन 7। जबकि वैल्यू इन्वेस्टिंग में, वैल्यू इन्वेस्टिंग का प्रिंसिपल है, मैंने आपको कई बार करवाया है। ये किसका है? वॉरेन बफेट आजकल इसके लिविंग लेजेंड्स हैं जो इस थियरी को फॉलो करते हैं। उनके टीचर हैं, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए इनके टीचर का नाम क्या है। इनकी सीधी थियरी है कि पी मस्ट बी ग्रेटर देन 0 एंड इट शुड बी लेस देन 25। ये आइडियल स्थिति होती है किसी भी स्टॉक को खरीदने की। जितना वो 25 से कम हो और 0 के नजदीक हो, उतना वो अंडर वैल्यूड होता है। अंडर वैल्यूड। हमेशा वेल्थ क्रिएशन के लिए याद रखिएगा आप कि जो अंडर वैल्यूएशन है, पी की वैल्यू लेस, जितनी कम हो सके उतनी होनी चाहिए। बहुत बार मैंने कॉन्सेप्ट समझाया है
एक्सपर्ट हैं, उनका कहना है, जो एक्सपर्ट्स हैं, कि इंडियन स्टॉक मार्केट वर्ल्ड की कॉस्टलीस्ट स्टॉक मार्केट है, सबसे महंगी है आज की डेट में। पता क्या होता है, जब आपका कुछ बुरा होता है ना, अगर आपका कुछ अच्छा हो रहा होता है, तो पूरी दुनिया कहती है, जैसे आपका नाम राहुल है, कि देखो जी राहुल कितना अच्छा है, आपकी सारी कमियां उसके बीच में ढक जाती हैं। जब आपका डाउनफॉल होता है, आपका कुछ बुरा हो रहा होता है, तो आपकी वो कमियां जिसकी लोग कभी तारीफ किया करते थे ना, वो भी सारी चीजें वो नेगेटिविटी में पेश करेंगे। यही इंडियन स्टॉक मार्केट के साथ हुआ। आज वो फॉल कर रही है ना, तो बड़े बड़े एक्सपर्ट्स आ रहे हैं, वो कह रहे हैं इंडिया ओवर वैल्यूड है। भैया इंडिया ओवर वैल्यूड था। पीक से कितना गिरा है निफ्टी? 9% मात्र। ये पीक थी निफ्टी की, वहां से 9% तो फॉल हुआ है। उस वक्त तो भारत सबको बहुत अच्छा लगता था, FIIs को, FPIs को। अब इंडियन स्टॉक मार्केट फॉल कर रही है, तो आज आप बोल रहे हैं कि ये दुनिया में सबसे महंगी है। नो डाउट महंगी है, लेकिन हमारी पीई जिसका हाई होता है ना, हाई, उसकी ग्रोथ भी अगर हाई होती है ना, ग्रोथ ये भी हाई होती है, तो इसको हम सही मानते हैं। लेकिन ग्रोथ भी नहीं है और पीई हाई है, वो नेगेटिव साइन होता है। फंडामेंटल एनालिसिस वाले मेरे जो वीडियोस हैं, उनको देखिए आप जाके, इन कॉन्सेप्ट को समझिए। तो इंडियन स्टॉक मार्केट में ग्रोथ नहीं है, ये सच्चाई है। और कहाँ से पता चला? Q3 की जो अर्निंग आ रही हैं, वो बहुत ही पथेटिक आ रही हैं, बहुत ही बेकार। जीडीपी का ग्रोथ रेट जीडीपी का ग्रोथ रेट वो भी माइनस में जा रहा है। मतलब माइनस में तो नहीं, मतलब घट रहा है, बढ़ नहीं रहा है। ये भी घट रहा है, ये भी घट रहा है, और ये हाई है, तो जस्टिफाइड नहीं है। तो ओवर वैल्यूएशन का जो कॉन्सेप्ट है ना यहाँ पे, ये स्ट्रेच्ड वैल्यूएशन ऑफ इंडियन स्टॉक मार्केट, ये बिल्कुल सही है। ज्यादा हाई है हमारा। और ऑल टाइम लो ऑफ इंडियन रुपी, इसके चार्ट पे आऊंगा मैं, डॉलर इंडेक्स के ऊपर भी आऊंगा। वर्ल्ड की चाइनीज युआन है, आज उसको भी डिस्कस करेंगे। कुछ मैं जापान से भी लेके आया हूं, तो वहां पे इसको डिस्कस करते हैं। फेड का रेट कट की जो संभावनाएं है अमेरिका में, वो बहुत ज्यादा कम हो गई हैं। जो ट्रंप साहब के एडवेंचरिज्म है ना, उस एडवेंचरिज्म ने सारा माहौल खराब करके रखा हुआ है। तो यहाँ पे फेड का इसलिए रेट कट नहीं हो रहा है, क्योंकि संभावनाएं हैं इन्फ्लेशन राइज करने वाली है यूएस में। ये जो टैरिफ वॉर चली है ना, इस टैरिफ वॉर से, इससे क्या होगा? यूएस में जो चीजें हैं वो कॉस्टली होंगी। अगर कॉस्टली होंगी तो इन्फ्लेशन को बढ़ाएंगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो रेट कट नहीं होंगे। फेड ने क्लियर बोल रखा है। तो मार्केट को ये चीज भी बहुत नेगेटिव लगी। यहाँ तक अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है, सब्सक्राइब करिए, इसको शेयर करिए, लाइक करिए, हमें उत्साह मिलेगा उससे। अब चलिए अब आगे। इंडियन रूपी जो है, इंडियन रूपी आज उसने लोएस्ट लेवल टच कर लिया है। और ये जो लोएस्ट लेवल है, अब हमारा आरबीआई और हमारी गवर्नमेंट दोनों चाह रही हैं कि इंडियन रूपी अपना एक नेचुरल बेस डिस्कवर कर ले। बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये, नेचुरल बेस डिस्कवर कर ले। जितना उसने एक्चुअल में फॉल होना है वो हो जाए। रीजन बीइंग, जो चाइनीज युआन है वो भी फॉल कर रही है, जापानीज येन वो भी फॉल कर रहा है, ब्रिटिश पाउंड वो भी फॉल कर रहा है, यूरो वो भी फॉल कर रही है। ये सारे फॉल कर रहे हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि हमारा रूपी ऊपर को चला जाए? हम कौन से 30 मार खाने हैं यहाँ पे कि हमारा रूपी ऊपर को जाए? सब नीचे जा रहे हैं। अगर ये नीचे जा रहे हैं तो होता क्या है, एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिव बनता जाता है। सबकी करेंसी फॉल करनी चाहिए तो आप कॉम्पिटिटिव रहेंगे। हमारा अगर ये नहीं फॉल करता तो इन लोगों का जो एक्सपोर्ट है वो और सस्ता होना था, और हमारा एक्सपोर्ट महंगा होना था, तो हमें वहां पे नुकसान होना था। तो अब इंजेक्ट नहीं कर रहा है आरबीआई। आरबीआई चाह रहा है कि पूरी दुनिया की करेंसीज फॉल कर रही हैं, लेट रूपी फॉल। आज रूपी को फॉल होने दो। तो आगे इस टॉपिक और डिटेल में मैं लेके आऊंगा जब मैं रूपी और उसके ऊपर आऊंगा। लेकिन ये है आज का ट्रम्प टैरिफ।
ट्रंप के टैरिफ को ये हमारी टाटा स्टील 3% फॉल की, वेदांता 4.5%, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया 5%, हिंडाल्को 2%, एनडीएमसी स्टील 4%। ये जो हमारी सारी इसमें स्टील एंड एल्यूमिनियम की जो इंडिया की कंपनियां हैं, ये सारी फॉल की, और इनको इतना फॉल नहीं करना चाहिए था क्योंकि हम यूएस को उतना एक्सपोर्ट करते नहीं हैं। अब यहाँ पे मैं आपको समझाना चाहता हूँ, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट, इंडिया जो है वर्ल्ड का नंबर 2 स्टील ओर प्रोड्यूसर है। स्टील के जो आयरन ओर जो होते हैं ना, उस ओर का सेकंड नंबर का प्रोड्यूसर है, नंबर 1 का चाइना है, और चाइना नंबर 1 का ओर प्रोड्यूसर भी है, और चाइना नेट एक्सपोर्टर भी है वर्ल्ड को स्टील का। लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है ये, चाइना यूएसए को स्टील नहीं बेचता। यूएसए को इनकी स्टील की एक्सपोर्ट लगभग 0 के बराबर है। सवाल उठता है क्यों? सवाल, और इस सवाल का जवाब है 2018 के अंदर जब ट्रंप 1 आया था, मतलब पहली सरकार आई थी ट्रंप साहब की, उन्होंने उस वक्त ही 25% टैरिफ लगाया हुआ है, जिसको बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने भी कम नहीं किया था। तो चाइना के स्टील के ऊपर ऑलरेडी यूएसए में टैरिफ लगा हुआ है, तो चाइना को इसका कोई फर्क नहीं पड़ा। और यही कारण है कि चाइनीज जो मार्केट है वो कतई भी नहीं गिरी आज, वो बहुत बुरी तरह से राइज की। हैंग सेंग, शंघाई कंपोजिट, वो दोनों बढ़े हैं, मैं दिखाऊंगा आपको। तो हमारे वाले, हम भी अमेरिका के बहुत बड़े एक्सपोर्टर नहीं हैं, तो हमारी स्टील कंपनीज ने क्यों इस तरह से फॉल की? वो हुई पैनिक बटन। पैनिक बटन दबा दिया हमारी कंपनीज ने, और वो मास स्केल के ऊपर आज फॉल की। मतलब क्या कहते हो, नहीं है कहावत, पीने वालों को पीने का बहाना चाहिए। तो इन्होंने गिरने का मूड पहले बना रखा था, इनको बहाना मिल गया तो उन्होंने कहा चलो गिरो 5%। एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, इंडिया, ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, इंडिया का जो इंटरेस्ट रेट है इन्होंने कम करके 6.25 किया, 6.50 था। और इंडिया की जो इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन जो है, इट इज समवेयर अराउंड 5.4%। 12 तारीख को, 12 ऑफ फेब को सीपीआई का डाटा आएगा, किसका? यूएसए का और इंडिया का। ये दोनों के ऊपर उस दिन एनालाइज करेंगे वीडियो को हम। अब आप देखिए, यूएस के इंटरेस्ट रेट 4.5, चाइना के इंटरेस्ट रेट 3 पॉइंट, मतलब अगर आप वहाँ 100 रुपए का लोन लेते हैं तो 3% का इंटरेस्ट लगता है। जापान के इंटरेस्ट रेट 0.5, ये जीरो थे, इट वॉज जीरो। ये बैंक ऑफ जापान ने अभी इंक्रीज किए हैं, ये जस्ट 0.5। मतलब आपने 100 रुपए वहां पे 100 येन लिए तो 100 ही वापस करने हैं आपको, इसलिए तो वो इतने शानदार देश हैं। जर्मन के कम, यूके के 4.5, फ्रांस के 3.65। जहां भारत के प्रधानमंत्री एआई समिट में गए हुए हैं, वहां के इंटरेस्ट रेट देखो, और इन्फ्लेशन रेट देखो, अमेरिका 2.9, चाइना 0.1%। मीनिंग कि चाइना में जो पिछले साल चीजों की कीमत थी, इस साल भी उतनी है, महंगाई बढ़ ही रही है वहां पे। ऐसे देश होने चाहिए, ऐसी इकोनॉमी होनी चाहिए। जापान में 3.6, जर्मनी में 2.3, यूके में 2.5, फ्रांस 1.4। इंडिया को देखो आप, दोनों नंबर देखो इंडिया के कितने हाई हैं। इसके पीछे हमारे यहाँ ये रीजन है कि हम इमर्जिंग इकोनॉमी है। इमर्जिंग इकोनॉमी में इन्फ्लेशन भी हाई होती है और इंटरेस्ट रेट भी हाई होते हैं, लेकिन उसमें एक और चीज होनी चाहिए जो बहुत हाई होनी चाहिए, तभी ये जस्टिफाइड होती है। तो वो बहुत हाई होने वाली है जीडीपी की ग्रोथ। जीडीपी ग्रोथ ग्रेटर देन 7% होनी चाहिए, अगर आप इसको जस्टिफाई कर रहे हैं तो। ये दोनों तभी जस्टिफाइबल है अगर जीडीपी आपकी 7% से ऊपर है। जीडीपी तो आपकी 5.4% है, ये आपकी 6 और ये आपकी 5.4 है, तो कहाँ से जस्टिफाई करोगे आप? तो जो बेसिक इकोनॉमिक्स है ना, बेसिक इकोनॉमी जो इंडिया की है, जो एफआईआईज और बड़े बड़े फंड हाउसेस हैं, वो इन सबको देखते हैं। आपको इन्फ्लेशन कम करनी है, इंटरेस्ट रेट कम करने हैं, और जीडीपी को राइज करना है। एमपीसी के ऊपर जो वीडियो है, जो
ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है आरबीआई की, वो वीडियो हमने तैयार कर दिया है, प्रोबेबली कल हम उसको आपको लॉन्च करेंगे। तो इसमें भी हम इन तीनों चीजों को एक्सप्लेन कर रहे हैं, इंटरेस्ट रेट को, जीडीपी को और साथ में इन्फ्लेशन को। तो ये तीनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। दो जो है वो कम होनी चाहिए और जीडीपी हाई होनी चाहिए। अगर ये दोनों हाई है तो जीडीपी बहुत हाई होनी चाहिए। भारत में अब तक क्या थी, व्हाट वाज द इंटरेस्टिंग पॉइंट इन इंडिया? इंडिया का इंटरेस्टिंग पॉइंट ये था आज तक, तो उसको याद रखिए आप, कि इंडिया में अगर इन्फ्लेशन हाई थी और इंटरेस्ट रेट हाई थे, मान लो इन्फ्लेशन 5 थी, इंटरेस्ट रेट 6.5 थे, तो जीडीपी भारत में समवेयर अराउंड 7 से 8% के बीच में थी। तब तो ये जस्टिफाई हो रहा है क्योंकि इकोनॉमी की ग्रोथ बहुत हाई है। अब ये ग्रोथ हो नहीं रही है और ये दोनों हाई है। यही तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को यही तो बैलेंस करना है, और यही डिसबैलेंस है भारत में। सरकार पूरी कोशिश कर रही है, वो दिख रही है कोशिश करती हुई। आरबीआई कोशिश कर रहा है कि जीडीपी बढ़े, ये कम हो, ये भी कम हो। अगर ये दोनों ज्यादा हो तो ये बहुत ज्यादा हो, जिसकी संभावनाएं गिरती जा रही हैं, कम होती जा रही हैं। अब आइए आप आगे, इंडिया विक्स। ये देखिए निफ्टी का विक्स जो है 5% चढ़ गया, अमेरिका का विक्स 6% चढ़ गया। देखो दोनों विक्स ज्यादा चढ़ गया, और इन्होंने रिएक्ट किया है टैरिफ वॉर पे। टैरिफ वॉर के ऊपर ये सीधा रिएक्शन है। और ये जो टैरिफ वॉर है, ये मैंने पहले भी एक्सप्लेन कर दिया। 25% यूएसए ने टैरिफ बढ़ा दिया है स्टील के ऊपर और साथ में एल्यूमिनियम के ऊपर, और ये एक्सप्लेन कर दिया ये मेक्सिको को और कनाडा को इसका नुकसान होने वाला है, लेकिन भारत ने रिएक्ट कर दिया। यूनाइटेड स्टेट डॉलर टू इंडियन रूपी, आज उसने इतिहास का अपना लोएस्ट पॉइंट टच कर लिया। यहाँ पे ये देखो आप, यहाँ पे ये पहुंच चुका था, 88 को इसने टच कर लिया था। ये तो शुक्र है लास्ट में आके यहाँ पे क्लोज हुआ, लेकिन आज 88 के लेवल को रुपीज ने टच कर दिया था, ऑल टाइम लो। लेकिन अब आरबीआई इसमें कोई इंटरवेन नहीं कर रहा है। जैसा मैंने पहले एक्सप्लेन किया, ऑल सिक्स करेंसी जो DXY इंडेक्स के अंदर होती हैं, मैंने आपको कई बार समझाया है। ये जो डॉलर का इंडेक्स है इसको DXY कहते हैं। इसका मैंने वीडियो डाला हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। इस वीडियो को आपको देखना ही पड़ेगा, समझना ही पड़ेगा अगर आपको स्टॉक मार्केट को समझना है। इस वीडियो को जाके देखिए मेरे को। और क्योंकि मैंने आपको बताया है, जब तक ट्रंप साहब अग्रेसिव रहेंगे, उस अग्रेशन में रूपी बहुत फ्लक्चुएट करेगा, डॉलर बहुत फ्लक्चुएट करेगा। तो उसको समझिए वो कैसे फ्लक्चुएट करता है। तो ये इस तरह से अगर रूपी लो आया, और हमने भी आज इसको फॉल करने दिया ताकि ये अपना जो बेस है वो डिस्कवर कर ले, बेस को डिस्कवर कर ले, इसने कितना नीचे आना है। और इसका जो बेस दिख रहा है आज की डेट में, जो करेंसी के एक्सपर्ट बता रहे हैं, रूपी का बेस आने वाला है 88 to 90। तो 90 को ये टच कर जाएगा, ऐसा एक्सपर्ट्स का मानना है। और हमारे लिए बड़े दुख की बात है, हिमालयन स्टॉक गुरुकुल हम चाह रहे थे कि 88 से नीचे ये मेंटेन हो, लेकिन 90 तक जाने की इसकी संभावनाएं बताई जा रही हैं। डॉलर इंडेक्स एक बार फिर से ये देखिए आप, जूम करता हुआ 108 पहुंच गया। ये अब मैं इसको जो स्टडी कर रहा हूं, ये इसी रेंज में चला हुआ है। देखिए आप, ये है 107 और ये है 110, ये है 108, ये है 109। तो इसी रेंज से इसने ऊपर को चढ़ता है, ये 10 को टच करता है, फिर नीचे आता है, ऊपर आता है। और आज देखिए आप 108.17। तो डॉलर स्ट्रांग हुआ है। डॉलर अगर वहां पे स्ट्रांग हुआ तो होगा क्या, यूएसए के अंदर बॉन्ड का जो यील्ड है, बॉन्ड यील्ड वो भी स्ट्रांग होगा। और बॉन्ड यील्ड स्ट्रांग होगा तो पूरी दुनिया में डॉलर की मांग बढ़ेगी, क्योंकि अमेरिका के जो इन्वेस्टर है वो बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करना पसंद करेंगे अमेरिका में। तो भारत में वो अपने शेयर को बेचेंगे और यहाँ से स्टॉक्स बेच के पैसा लेंगे और जाके यूएसए में बॉन्ड खरीदेंगे। फिर बॉन्ड का प्रॉफिट खाएंगे वहां पे वो 4.4%
इस 4/4% का प्रॉफिट लेंगे। याद रखिए, बॉन्ड की इन्वेस्टमेंट 1 दिन की भी होती है, 3 दिन की भी होती है, 1 वीक की भी होती है, 15 दिन की भी होती है, मंथ की भी, 6 महीने की भी, और साल की भी, और 5 और 10 साल की भी। तो आप जितने टाइम के लिए लगाएंगे वहां डॉलर में प्रॉफिट कमाएंगे। जब इनको इंडिया की, चाइना की मार्केट अच्छी लगेगी, तब ये FIIs भारत लौट आएंगे। अभी संभावनाएं बहुत कम है, और ये संभावनाएं जो हैं, ये जो टाइम है, ये हिमालयन बास्केट इन्वेस्टिंग का टाइम है। ये टाइम है, आप सब लोगों को जो मुझे सुन रहे हैं, आज मार्केट गिरी थी, यू मस्ट इन्वेस्ट, यू मस्ट इन्वेस्टेड। आज मार्केट गिरी है, प्रिंसिपल बाई सेल का मैंने आपको समझा रखा है, कैसे खरीदना है, व्हाट, वाई, हाउ, ये मैंने सब कुछ आपको समझा रखा है। वो सारे वीडियो देखिए आप मेरे जाके, और जब भी मार्केट फॉल करती है आप बाई करिए। वो गोल्डन दिन आज भी था, और भी आने वाले दिन हैं, आप चिंता ना करिए। अब देखिए कितनी कॉन्ट्राडिक्शन रही आज। सुबह मॉर्निंग में निकेई लगभग फ्लैट था, पर माइनस में था। SSC कंपोजिट 0.5 से ½ % ऊपर था। हैंग सेंग अप्रोक्सीमेटली 2%, क्योंकि जो एल्यूमिनियम और स्टील के ऊपर ड्यूटी लगी है, उसका चाइना से कोई लेना देना नहीं है। तो चाइना, क्योंकि चाइना तो पहले 2018 से बैंड है, तो चाइना ने, क्योंकि चाइना 2018 से बैन कर रखा हुआ है, तो चाइना को इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब आप देखिए चाइनीज मार्केट क्यों राइज की, क्यों राइज की। चाइना प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स PPI, जो कि वहां होलसेल मैन्युफैक्चरर है, WPI जो हमारी भारत में होती है, ये वही PPI है। ये -2.2% फोरकास्ट था, आई -2.3%। इसका मतलब पता क्या हुआ, जो चीज चाइना में 2024 में 100 युआन की रुपीज ही ले लीजिए आप, 100 रुपए में बनती थी, वो चीज इस साल बन रही है कितने रुपए में, 97.7 रुपीज में। क्या कमाल का देश है। कौन compete करेगा इनके साथ। भारत में जो 100 रुपए की पिछले साल बनती थी, वो चीज आज बनती है भारत में लगभग 106 रुपए में। तो आप देखिए कि आप इनसे लड़ पाएंगे, कभी compete कर सकते हैं। इस इकोनॉमिक्स को देखिए, वो जो पॉलिटिकल गिमिक्स होती है ना, कि ये जी हमारा दुश्मन है, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, वो सब गप्पे हैं। नंबर्स और इकोनॉमिक्स को देखिए आप। अब वो 97 रुपीज में चीज बना रहा है, आप 106 रुपए में बना रहे हैं, सेम वही चीज। तो कौन सी वाली खरीदेंगे आप, यही खरीद पाएंगे ना। इसीलिए चाइना पूरी दुनिया में इस तरह से डोमिनेट करता है, ये देखो आप। और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फोरकास्ट था 0.4% का, हल्का सा बढ़ा। और इसका मतलब भी है कि जो दूध की बोतल वहां 10 रुपए की आती है ना, वो आज अब आएगी 10.50 की, बस 50 पैसा ही बढ़ा। और हमारे यहाँ देखिए आप, हर चीज 4 से 5% के रेट से बढ़ती है। तो ये डाटा भी मार्केट को अच्छा लगा, चाइना का ये भी अच्छा लगा। उसके बाद चाइनीज लोन, बहुत इंटरेस्टिंग है ये। चाइना ने जो लोन दिया, ये 1 महीने का डाटा याद रखिएगा, सिर्फ जनवरी मंथ का डाटा है ये 2025 का। 890 बिलियन युआन का उनका फोरकास्ट था। 100 बिलियन युआन एक्स्ट्रा दिए। मतलब मार्केट में लोगों ने क्या किया, लोन वहां राइज किए। लोन राइज किए होंगे तो प्रोडक्शन राइज की होगी वहां पे। अगर चाइना में प्रोडक्शन राइज करेगी तो इसको कहते हैं स्टिमुलस। चाइना बहुत ज्यादा स्टिमुलस देता है अपनी मार्केट में, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस करें। तो यहाँ ये बड़ा अच्छा नंबर है कि लोगों ने ज्यादा लोन लिया तो ज्यादा प्रोडक्शन होगी। चाइना कंज्यूमर प्राइस मंथली, मंथ के बेसिस के ऊपर 0.8% बढ़ने की संभावनाएं थी, उससे कम आई। कमाल की बात है। मतलब महंगाई सोचा था थोड़ी सी ज्यादा आएगी, वो पॉइंट्स में वो उससे भी कम आ गई। तो ये जो चारों फैक्टर्स हैं, इन चारों फैक्टर की बदौलत ये देखिए आप, शंघाई का और ये है चाइना का, दोनों जो इंडेक्सेस हैं वो बहुत मास स्केल के ऊपर राइज किए। भारतीय स्टॉक मार्केट को नहीं फॉल करना चाहिए था, क्योंकि हमारे साथ इतना पैनिक
हुआ नहीं, जितना पैनिक इन्होंने शो किया हमारी स्टॉक मार्केट ने, इतनी की संभावनाएं थी नहीं। ये आई है निफ्टी 50 के ऊपर अप्रोक्सीमेटली 0.75% फॉल किया। सेम हेयर निफ्टी बैंक थोड़ा कम किया, फॉल करती गई मार्केट, हल्की सी रिकवर हुई शाम को, नहीं तो मार्केट बहुत ज्यादा लेवल के ऊपर एक टाइम 1% पे गिर गई थी। तो 25 बेसिक पॉइंट इन्होंने अपने आप को ऊपर किया। रीजन, सबसे बड़ा जो रीजन है हमारी स्टॉक मार्केट का, एक बार फिर से मैं आपको लेके चलता हूं, टैरिफ पे उतना रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। ऑल टाइम लो ऑफ इंडियन रूपी जो फॉल किया उस पर रिएक्ट की। इंडियन इक्विटीज बहुत महंगी हैं, वो डाटा बताता है, और फेड के रेट की संभावनाएं बहुत कम है। इससे क्या साबित होता है, एफआईआईस बहुत जल्दी वापस नहीं आने वाले हैं। ये दोनों मेन रीजन हैं कि जो हमारी मार्केट ने आज इस तरह से रिएक्ट किया, और इस रिएक्शन की बदौलत हमारी जो पूरी की पूरी स्टॉक मार्केट है वो नीचे को फॉल की। ये मैंने आपको रीजन एक्सप्लेन कर दिए हैं। बीएससी स्मॉल कैप और मिड कैप जो आप लोगों के फेवरेट स्टॉक्स हैं वो 2.32% और एक दूसरे वाला 2.09%, ये दोनों माइनस में फॉल किए। यहां मैं आपको एक बात बार बार एक्सप्लेन कर दूं, जो डेटा बता रहा है, जो बाइंग बता रही है लार्ज कैप, अब आप लोगों ने जो स्टॉक खरीदने हैं ना, वो याद रखिए आपने निफ्टी 50 के इस यूनिवर्स से बाहर नहीं जाना है। अभी कोल्ड प्ले आया था ना इंडिया में, कोल्ड प्ले का एक यूनिवर्स था, कितनी शानदार स्टेज शो थे उनके। तो आपका जो यूनिवर्स है ना वो निफ्टी 50 है। निफ्टी 50 को मैं कल एनालाइज करके बताऊंगा आपको, 5 मिनट कम से कम दूंगा निफ्टी 50 में। जीरो डाउन करेंगे हम कि कौन से वहां पे थीम्स हैं जो बाइंग जोन के अंदर हैं, और जो थीम्स ऐसा लगता है कि इस साल अच्छे रहेंगे वो बाई करने हैं। ऑयल के कंटिन्यूस कॉन्ट्रैक्ट दोनों आज अप्रोक्सीमेटली 1% राइज किए हैं। राइज रीजन का है टैरिफ्स, क्योंकि जब भी टैरिफ का ये बढ़ेगा तो क्रूड ऑयल जो है हमेशा ही ऊपर को राइज करता है, ये हमेशा देखा गया है। और क्रूड ऑयल बढ़ा है तो इंडियन स्टॉक मार्केट ने आज नेगेटिव परफॉर्मेंस देनी थी। हम क्योंकि बहुत ज़्यादा क्रूड जो है इंपोर्ट करते हैं, ये महंगा हुआ तो भारत के ऊपर प्रेशर पड़ेगा। अब आइए आप यहाँ पे इस वीडियो को आप जरूर जाके देखिए, हमारे आईटीसी होटल और लेमन ट्री होटल कंज्यूमर ड्यूरेबल जो है, कंज्यूमर ड्यूरेबल की कैटेगरी में आता है होटल्स। और ये होटल्स जो हैं इनकी जो डिमांड है वो बढ़ने वाली है, क्योंकि जो टैक्स में कट आया है कितना, 12 लाख तक, और 80,000 का आपको और मिलेगा, तो 12.80,000 कुल मिला के 80,000 से 1 लाख रुपए का बेनिफिट हुआ है। तो इसका कुछ एक हिस्सा आपके ट्रैवल एंड टूरिज्म पे जाएगा ही जाएगा। और उसमें भारत में ताज होटल, क्योंकि वो बहुत बड़ा है, बहुत महंगा है, तो भारत की जो मिडिल क्लास है उसके लिए ये दो होटल्स हैं। कौन सा होटल कैसा है, इसमें इन्वेस्टमेंट आपको करनी चाहिए, उसको देखिए। इस वीडियो को मैंने अपलोड कर रखा है, इस वीडियो के ऊपर जाइए और बड़े ध्यान से इसको देखिए और इसको समझिए। और आज की मार्केट में मैंने रीजन आपको बता दिए। जैसे ही मार्केट गिरेगी आपको इंडियन स्टॉक मार्केट में खरीदना है, और ये रूल हमेशा याद रखना है। 25, ये हिमालयन बास्केट इन्वेस्टिंग है, 25,000 होगा, 500 को मल्टीप्लाइड बाय 10 कर लो, हो गया आपका 5,000 पर डे, जिस दिन फॉल करेगा खरीदना। ये हो गया 2.5 लाख रुपीस। इसमें आपने क्या करना है, 5,000 मल्टीप्लाइड बाय 10, तो 50,000 रुपीस से आपको स्टॉक खरीदने हैं। कौन खरीदने हैं, कैसे खरीदने हैं, सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है। अब 25 लाख है आपके पास, ये 50,000 है, मल्टीप्लाइड बाय 10, तो आपको 5 लाख की स्टॉक खरीदने हैं। अगर 2.5 करोड़ है आपके पास, तो यहाँ 5 लाख मल्टीप्लाइड बाय 10 इज इक्वल टू 50 लाख, ये खरीदने। 25 करोड़ है आपके पास, तो यहाँ पे 50 लाख मल्टीप्लाइड बाय 10 इज इक्वल टू 5 करोड़। तो इतने यही मेथडोलॉजी है इन्वेस्टिंग की।
अब जो मार्केट गिर रही है तो आपको खरीदना है, और जो हमें सुन रहे हैं, आप तभी कामयाब होंगे अगर आप खरीद पाएंगे, और नहीं खरीद पाएंगे तो फिर आप वेस्ट कर रहे हैं। आप हमें ना ही सुने तो ज़्यादा बेहतर है। और जो लोग हमें सुन रहे हैं और उनको अगर ये अच्छा लग रहा है, हमारा जो वीलॉग अच्छा लग रहा है, तो हमें सब्सक्राइब करिए, हमें लाइक करिए, हमें शेयर करिए और कमेंट करिए अगर कोई भी चीज़ आपको। और हम अपना ईमेल का आईडी यहाँ पे आपको दे रहे हैं, और बहुत ही जल्द अगले 1-2 दिन के अंदर आपको हिमालयन स्टॉक गुरुकुल की वेबसाइट वेबसाइट अब हम लॉन्च करने वाले हैं। वो भी हम आपको लिंक भेजेंगे, तो उस पे हम हर एक चीज एट लेंथ, जो हमारी हिमालयन स्टॉक गुरुकुल की वेबसाइट होगी उसके ऊपर हर एक चीज हम एट लेंथ एक्सप्लेन करेंगे, एट लेंथ। तो इस एट लेंथ के ऊपर भी जरूर जाइएगा, इसको देखिएगा, समझिएगा ढंग से। तो आप लोग हमारे इस व्लॉग में हमसे जुड़े रहे, उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड नाइट। गुरुकुल को आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा और हमारे लिए बहुत मोटिवेशन होगी। तो अब आप लोगों से मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।